आवाज कट कट के आ रही है। अब आइए, आपको आवाज सही आ रही है बेटा? जमशेद, ये कौन है यार? आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। साल से ही काम कर रहा हूँ कोचिंग। हेलो हेलो बेटा, मैं लाइन पर हूँ, बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ बच्चों का। अब आप मुझे बता दें, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। आ रही जी है? सर आ रही है। सर आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बेटा, मैंने अभी एक बात पूछी थी। जमशेद के नाम से कोई बच्चा है हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, वो अपना नाम नहीं बता पा रहे हैं, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। उनको कहा है कि आप अपना नाम बता दें ताकि हम यहाँ पर जो है अटेंडेंस वगैरह जो है हमें आसानी से लगाई जा सके। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमने एक नया चैप्टर का आगाज करना है, उसका नाम है अजान। क्या नाम है बच्चा? अजान के हवाले से चैप्टर है, ठीक है? अजान। तफसीली सवालात नहीं होंगे? जी बेटा। ईमानी इबादत के तफसीली सवालात। ईमानिया तो इबादत के तफसीली सवालात आपको भेजे नहीं गए? नो सर सर। हमारे पास तो नहीं आए। बेटा मैंने तो व्हाट्सएप कर दिए थे। मैं मिस जकिया से पूछ लेता हूँ कि वो आप लोगों तक काम क्यों नहीं पहुंचा है, ठीक है ना? ये बताइए कि हमारा जो ना आखिरी काम क्या हुआ है आपके पास? ये बताएं कि आखिरी काम। सिर्फ सवाल जवाब करवाए थे मानियात और इबादत के। मानियात तो इबादत के जो है पहले मैंने 2 सवालात भेजे थे तफसीली, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने 2 सवाल भेजे थे। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी कॉपी बुक निकाल लें, मैं आपको निशानात लगा देता हूँ, सही है? उसके बाद फिर हम जो है, ठीक है? ओके सर। आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लें। आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल आप लोग के पास होनी चाहिए, ठीक है बेटा? बुक्स निकाल ली आप लोगों ने? यस सर। आप लोगों ने बुक्स निकाल ली हैं? यस सर। चलिए जी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, हेलो। अब आप देखिए सफा नंबर पेज नंबर 6 निकालिए। उसमें कुछ सवालात हैं, उस पर मैं निशानात लगवा के फिर आपको निशानात फिर उसके जवाब बताऊंगा, सही है? ओके सर। ठीक है, हाँ ओके सर। जी बेटा। पहला सवाल है, ईमानियात से क्या मुराद है? नीज अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है? पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल। चौथा सवाल जो है हमारा यहाँ तक होगा, अल्लाह ताला पर ईमान रखने के समरात बयान करें। बस इसके बाद अगला जो आगे जो लिखा हुआ है कि नीज अमली जिंदगी पर इसके असरात कलम बंद करें, ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों? की बात सुन रहे हैं तमाम बच्चे? जी ओके सर। जी बेटा। अस्सलाम पहले 4 वालेकुम सवाल। सर। वालेकुम सलाम बेटा। कौन कौन हमारे साथ मौजूद है अभी इस वक्त? सर जी सर सिर्फ यही होगा ना ईमानियात के मुराद क्या है? बेटा, जो इसमें लिखा हुआ है इसी तरह ही आपने लिखना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी अपने पास से, ठीक है? सर आप क्या तो करवा रहे हैं? जी बेटा बोलिए, क्या कहना चाह रहे क्या हैं? करवा रहे हैं? बेटा कुछ बच्चों ने कहा था कि तफसीली जवाबी सवालात जो हैं उन तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है? तो मैं अभी उन जवाब सवालात के जो है मैंने बताए हैं बच्चों को। पहले 4 सवालात करने हैं और उनके निशानात में लगवा रहा हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, ठीक है? सही है बेटा? ओके चलिए सर। बेटा,
सर तो चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन हाँ, नंबर 1 है, उसमें बोले आपने बोले। कहा कि नेज अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है, ये हाँ नेज वाला आप कुछ कह रहे थे। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा हुआ है ना कि अल्लाह ताला पर ईमान रखने के समरात बयान करें, लिखा हुआ है जी जी। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। नेज अमली जिंदगी पर इसके असरात कलम बंद करें। ठीक है, सही है। वो जो अभी आपने पढ़ा है ना, इसको काट दीजिएगा। नीज अमली जिंदगी पर इसके असरात कलम बंद करें, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं होगा। बाकी जो जो ओके। कुछ लिखा हुआ है वो इसी तरह करना है, ठीक है। चलें बेटा, अब हम पहले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले पहले सवाल का निशान लगा लीजिए, और पहले सवाल का निशान लगा लीजिए। 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 इसी बेटा मैं बताऊं आप लोगों को। जी जी सर। सर। जी जी बेटा, बेटा आप लोग अपनी किताब का सफा नंबर 3 निकालिए। किताब का सफा नंबर 3 निकालिए। निकाल लिया? निकाल लिया। अच्छा जी बेटा, लिखें, देखें सफा नंबर 3 पर देखिएगा, ईमान का मफहूम लिखा हुआ है। जी सर। लिखा हुआ है ना, यस तो सर। उसकी जो है आप देखिएगा दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत मिली। जी सर ठीक है ना, लिखा हुआ है। लिखा हुआ। तो यहाँ से आपने यहाँ से निशान लगाना है। ये पहला सवाल का जवाब होगा। ईमानियात से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब मैं जितना मैं पढ़ रहा हूँ ना, उतना आप लोग निशान लगाइएगा, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत मिली, इनकी दो किस्में हैं। इनमें से एक वो जिनका ताल्लुक हमारे दिलो दिमाग से है, इन्हें ईमानियात कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और दूसरी वो जिनका Yes. ताल्लुक हमारे आमाल से है, इन्हें इबादत और मामलात कहा जाता है। ईमानियात में अल्लाह ताला, फरिश्तों, किताबों, रसूलों, यौम आखिरत, तकदीर और मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना शामिल है। ये तो हो गया ईमानियात से क्या मुराद है जी, ठीक है बेटा। इसमें कुछ दूसरी बातें भी शामिल हो गई हैं। अब उसके बाद चलिए पहले सवाल का दूसरा हिस्सा देखिएगा, नीज अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है। बच्चों इसका जवाब है कि अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब है, देखें अल्लाह ताला पर ईमान लिखा हुआ है जी सर। बेटा। ये जो मैंने अभी पहले सवाल का पहला हिस्सा बताया था, वो आप सबने कर लिया? यस सर। ठीक है जी। अब दूसरा हिस्सा देखिए, अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब है कि ज़बान और दिल से इस बात का पुख्ता इकरार किया जाए कि अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जिसने इस कायनात को पैदा किया, इसको पैदा करने और इसका निज़ाम चलाने में इसका कोई शरीक नहीं, ठीक है। वो हर जगह हर वक्त मौजूद है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है बेटा, सही है, ठीक है जी। तमाम बच्चों को पहले सवाल का जवाब समझ में आ गया है? जी यस सर। सर। तमाम बच्चों को पहले सवाल का जवाब समझ में आ गया? जी सर। जी सर। जी सर, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल कौन बच्चा पढ़ के बताएगा हमारे को? सर मैं दूसरा सवाल बच्चा पढ़ के अल्लाह ताला के अक्ली सबूत वजूदे बारी ताला के अकली सबूत क्या क्या हो सकते हैं, बयान करें। आ जाए बेटा, पेज नंबर 4 पर आ जाएं। पेज नंबर 4 पर आ जाएं। पेज नंबर 4 पर आ जाएं। पेज नंबर 4 पर आप लोग आ गए? यस सर। यस सर। यस अब सर। देखिए पेज नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, वजूद बारी ताला के अकली सबूत, ठीक है। पहले आप सर आपकी वजूद आवाज समझ नहीं आ रही। पीछे से जो है कुछ काम वाम हो रहा है, पता नहीं, जो है आवाज आपको सही नहीं आ रही। फोन हो रहा है। पीछे किसी जगह पर जो है वो कोई काम वाम कर रहा है, इसलिए जो है 2 मिनट के लिए रुकिएगा। मैं फिर अब आपको जो है म्यूट ऑल कर देता हूँ ना।
तो ये असल मसला ये है कि मुझे पूछना पड़ता है आप लोगों से, इसलिए मैंने आप लोगों का माइक ओपन किया हुआ है। वरना मैं मुझे कॉल करके जो है आप लोगों किसी को क्लास में फिर आप लोग किस तरह बताएंगे। फिर आप लोग कीजिएगा कि चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे से शोर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ सबको। दोबारा बता दे क्या बता रहे हैं। चलें जी, अब सुन लें बेटा। जी बेटा, अब आप लोग मेरी बात सुनिएगा। सवाल नंबर 2 है वजूद बारी ताला के अकली सबूत क्या क्या हो सकते हैं। सफा नंबर 4 पर देखिए एक हेडिंग दी हुई है। सफा नंबर 4 पर एक हेडिंग दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है वजूद बारी ताला के अकली सबूत लिखा हुआ है। जी सर। जी बेटा लिखा हुआ था, इसमें जरा 1 मिनट रुकिएगा। ये कुछ बच्चे ने क्वेश्चन किया है, इसको जरा जवाब दे दें। ये यस सर, ये जी इंसा ठीक है बेटा। तमाम बच्चे जो है वो चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। सही है, तो बेटा इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोई से 2 पॉइंट कर लीजिएगा, कोई से 2 पॉइंट, ठीक है। यस सर। कोई से 3 पॉइंट दे रखे हैं वजूद बारी ताला के अकली सबूत। सही है बेटा, इसमें से अब आप अपनी हर बच्चा जो है अपनी मर्जी से कोई से 2 पॉइंट कर लें, ठीक है। सही है सर, ठीक है सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है, रमल ने, ईसा ने, आयशा ने। टीचर जी बेटा 2 पॉइंट 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जी 2 पॉइंट आपने करने हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान के तकाजे क्या हैं। अल्लाह ताला पर ईमान के तकाजे देखिए बेटा, सफा नंबर 4 पे देखिए हेडिंग दे रखी है अल्लाह ताला पर ईमान के तकाजे। मिला आपको? मिल गया? यस सर, मिल गया। मिल गया ना। तो इसमें भी देखिए आप लोग जो है, इसमें जो है अल्लाह ताला पर ईमान के तकाजे जो है इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंट मिल गए आप लोगों को, अगले पेज तक जा रहे हैं ना, सही है। 4 पॉइंट मिल गए आप लोगों को बेटा? जी सर। मिल गए ना? सर तो आयात लिखी वो भी लिखनी है, जी दोबारा बोलिएगा। जो आयात लिखी हुई वो भी लिखनी है। अरबी जो लिखी हुई है वो लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप उसका तर्जुमा लाजमी लिखेंगे आप, सही है। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें से क्या करना है, अल्लाह ताला पर ईमान के तकाजे में से आपने क्या करना है, इसमें से पहला पॉइंट लिखेंगे और चौथा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पहला और चौथा, पहला पॉइंट और लिखनी है। जी बेटा जी मैंने अभी तो बताया, आयात अगर नहीं लिखना चाह रहे तर्जुमा लिख दीजिएगा, सही है। पहला और चौथा पॉइंट लिखिए आप, सही है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये तीसरा सवाल भी समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो, किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो? तो सर आ गई। आ गई है। अब बेटा आखिरी सवाल है बेटा। आखिरी सवाल क्या है, अल्लाह ताला पर ईमान रखने के समरात। अल्लाह ताला पर ईमान रखने के क्या है? समरात हैं, ठीक है जी। अब इसमें से अब आप लोगों ने करना ये है, सफा नंबर 5 पे देखिए हेडिंग डली हुई है, मिला आपको तौहीद पर ईमान के समरात? यस सर, मिल गया ना। तो इसमें कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। इसमें कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना। तो अब इसमें से आपने जो है ये इसमें से अब आपने क्या करने हैं, इसमें से आपने कोई से 3 पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई से 3 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई से 3 पॉइंट जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। हो गया माशाल्लाह से। यहाँ पे चैट बॉक्स में बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरह आप लोग जो है शौक से जो है क्लास लेते हैं, बहुत है ना, ये अच्छा लगता है कि आप लोग है ना घर में बैठकर जो है अपनी पढ़ाई से के लिए इतने जो है सेंसिटिव हैं। तमाम बच्चों को जो है और बाकी दूसरे बच्चे भी हैं उनको भी आप लोग बताएं
ठीक है। अच्छा बेटा, ये तमाम बातें, ये जो 4 सवालात के जवाब मैंने बताए हैं, किसी को इनमें से कोई परेशानी हो, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो? बेटा मुझे तमाम, इसमें मेरे पास जो है 12-13 बच्चे हैं, मुझे इन तमाम बच्चों का जो नो सर का मैसेज आना चाहिए, ताकि फिर हम अगली क्लास जल्दी जल्दी शाबाश करें कि नो सर क्या बोले। सर वो जो आपने अल्लाह ताला पर ईमान के तकाजे लिखा है, उसके पहले पॉइंट में 2 अरबी लैंग्वेज में, तो वो दोनों लिखने हैं। बेटा 2 अरबी लैंग्वेज नहीं है, उनको कुरान की आयत कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं उनको? मुझे पहला और दूसरा बता दें। बेटा एक मिनट, पहले एक बच्ची जो बोल रही है, असल में मैंने कितनी दफा पहले भी कहा था कि जो भी बच्चा बात करता है अपना नाम, अपना तारुफ करा के बात करे, ताकि मैं जो है उसको उसके नाम से पुकार सकूं कि भाई फला। अभी रमल का बात पूछ रही है तो रमल को जवाब दे दूं, उसके बाद जो है बाकी जो है अबिया को जवाब दूंगा, इस तरह की बात होती है। तो बेटा जितने भी अरबी आ रही है इसके अंदर, इसको जो है वो कुरानी आयात होती हैं, ठीक है? क्या होती हैं? कुरानी आयात, अरबी लैंग्वेज उसको, ठीक है ना? थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कुरानी आयत, यानी कि अल्लाह ताला का जो कलाम है, कुरान मजीद हमारी जो मुसलमानों की किताब है, वो उसमें उसकी आयत है, ठीक है? अरबी लैंग्वेज वाली बात या अरबी लिखनी है इस तरह की बातें करने की बजाय, बल्कि लिखेंगे आयत भी लिखनी है, इस तरह पूछा करें, ठीक है? ओके। अच्छा बेटा, वो कौन सा बच्चा है जिसको भी समझ में नहीं आया था? हफ्सा सर इमरान है। मैं अबिया से बात कर रही हूँ सर, इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं कर पाया। बेटा देखें, वही बात, ये बातें पूछने वाली थोड़ी होती हैं। अगर ये हमारे सिलेबस में होता तो मैं आपको पहले बता देता, ठीक है ना? सही है, जो बातें सिलेबस में शामिल हैं वो हमने आपको करा दी। आपने तो अंडरस्टूड करके इतना ही काम है, इससे ज्यादा कोई काम हमने नहीं करना है, सही है? ओके सर। पहला और दूसरा एक हफ्सा इमरान कहती हैं कि सर इन क्वेश्चन के का बाद क्या कोई भी काम नहीं है? बेटा इनके बाद जो है कोई काम नहीं था, आज मैं चैप्टर पढ़ाना था, वो मैं टाइम बचता है तो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। अच्छा बेटा दोबारा से सुन लीजिए, जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को ऑफ करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। सर ये माम का पहला और दूसरा सवाल मिस हो गया, ये आप बता देना, वो पूछ रही है आपसे। बच्चों मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों के अटेंडेंस लगा लूं, और उसके बाद जो बच्ची पूछ रही थी उसको भी मैंने बताना है दोबारा से क्वेश्चन वगैरह। आप आई हुई है हमारे साथ आयशा, पूरा नाम क्या है आयशा का? सर आयशा एहतिशाम। जी बेटा आयशा एहतिशाम। इसके बाद है ईसा मुबीन हमारे साथ में है। बेटा मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ईसा मुबीन और ईसा खान की है। अच्छा नाम साजिद है। अच्छा या आसिफ भी आ गई है। मुझे पहला और दूसरा बता दें। कमल बेटा मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं पहले अटेंडेंस लगा लूँ, ऐसे ना बहुत सारे बच्चों का जो है वो नेट प्रॉब्लम हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। सर मैं समाहिर। बेटा एक मिनट, यहाँ जो मेरे पास नाम आए हुए हैं बेटा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तमाम बच्चे जो हैं अपने ओरिजिनल नाम जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उस नाम से क्लास लिया करें, ठीक है? कमल प्रेजेंट सर। एक मिनट बेटा, ये आपका नाम देख लेता हूँ, चलो ठीक है रमल का। अच्छा बेटा इसके बाद जो है शामिल बेटा ये नहीं सर मैं ईसा मुबीन खान है, प्रेजेंट रमल के लिए जाइएगा। अमना शहजाद हैं,
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कौन है? इमरान भी आ गई है। इमरान के बाद हमजा है, हमजा। जावेद नाम है बेटा। अरे भाई बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने जो नाम है ना उसे थोड़ा सा ब्रेक किया। रजा अली कादरी हैं। सैयद अली रस्मी। एक दो तीन चार छह सात हमने जो है 11 बच्चों की अटेंडेंस लगाई है। कुछ बच्चों के जो नाम है अपने उम्मे हयान है। ये इनको चाहता हूँ, इनसे कहता हूँ कि मेरा नाम चेंज कर लें। यहाँ पर उम्मे हयान नाम से कोई बच्ची जो है मुझे नजर नहीं आ रही है। वाले से नाम से जो बच्चा है, और ये भी इसको भी कहता हूँ कि भाई अपने आप को जरा बातें करें कि आप कौन है। हाँ, कमल नदीम जो है। सर हम प्रेजेंट। कमल नदीम बेटा, आप क्लास 6 में पढ़ते हैं? नहीं आ रहा है, कह रहे हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। सही बेटा, ये दोबारा सुनने JAMSHED जमशेद के नाम से जो भी बच्चा मौजूद है, काइंडली अपने आप को बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। आपको में हयान ये सैयद हमजा अली रिजवी बेटा। हमजा अली रिजवी या हमजा जावेद एक ही है? थोड़ा मुझे बता दीजिए। मैं पहले भी आपको कहा कि आप लोग अपनी जो हमारे पास जो आइडिया है उसके मुताबिक शाहमीर से कोई बच्चा इधर ऐड नहीं है, तो काइंडली जो है आप सही है बेटा। अब जो है अपनी अपनी कॉपीज बिल्कुल निकाल लीजिएगा। ताकि जो है आगे की तरफ सही है। अच्छा बेटा, पहला और दूसरा बेटा मैं बताने लगा हूँ, दोबारा से वो बच्चा सामने आ जाए, नाम बता दे अपना। पहला सवाल था ईमानियात से क्या मुराद है और नीर अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है। इसका जवाब हमने आप लोगों को बताया था। का जवाब था कि सफा नंबर 3 पर देखिए, दूसरा पैराग्राफ है। सफा नंबर 3 पैराग्राफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से, जितना मैं पढ़ूंगा उतना जो है आपने निशान लगाइएगा। सही है। की तरफ से जो हिदायत इनमें से एक हो जिनका ताल्लुक हमारे दिलो दिमाग से है, इन्हें ईमानियात कहते हैं, और दूसरी वो ताल्लुक हमारे अमाल से है, इन्हें इबादत और मामलात कहा जाता है। ईमानियात में अल्लाह ताला, फरिश्तों, किताबों, रसूलों, यौम आखिरत, तकदीर और मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना शामिल है। ये पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद दूसरा हिस्सा है अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है बेटा ये आयशा मैंने शॉर्ट आंसर बिल्कुल लिखवाए थे, करा दिए थे, ठीक है ना। क्लास में ही बैठ के कराए थे, ऑनलाइन कराए थे क्लास में। अच्छा बेटा, सवाल नंबर 1 का दूसरा हिस्सा
अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि ज़बान और दिल से इस बात का पुख्ता इकरार किया जाए कि अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जिसने इस कायनात को पैदा किया, इसको पैदा करने और इसका इंतज़ाम चलाने में कोई इसका शरीक नहीं। वो हर वक्त हर जगह मौजूद है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये तो हो गया बेटा, ये सर पहला सवाल। जी बेटा। सर जो हमारे पेपर हो रहे थे, कल बोला था कि पेपर होंगे, तो पेपर नहीं होंगे हमारे? मेरे बच्चा पहले उस बात को तवज्जो के साथ पढ़ा करें कि जो आपको व्हाट्सएप पर किया जाता है। उन्होंने ये बताया था कि पहले हम लोग जो टेस्ट लिया करते थे एमसीक्यूज का, वो घर पर बच्चे बैठे हुए होते थे, वो सारी चीजें जो है उनके पास मौजूद होती थी। उसमें बच्चों की जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट का अच्छे से अंदाजा नहीं हो सकता था, क्योंकि बच्चे आमतौर पर देखकर वो कर रहे होते थे। अब चूंकि यहाँ पर अब आज से बच्चों को जो है क्या कहते हैं, असाइनमेंट दी जा रही हैं, और असाइनमेंट के जो है वो नंबर बाकायदा आपको मिलेंगे। तो तवज्जो के साथ वो जो असाइनमेंट में कोई जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उसको आपने करना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वजूद बारी ताला के अकली सबूत, वजूद बारी ताला के अकली सबूत बेटा इसमें सफा नंबर 4 पे मौजूद है। हेडिंग मौजूद है इसकी, वजूद बारी ताला के अकली सबूत। इसमें से 3 हेडिंग में से कोई सी 2 आपने पॉइंट आपने अपनी कॉपीज पर तहरीर करने हैं। सही है बेटा? ओके सर। सही है, समझ में आ गई बेटा? आगे अब हम आगे चलते हैं। अपनी किताब निकाल लीजिए, जो इसमें 2 करेंगे सफा नंबर 8 है। सफा नंबर 8 पे देखिए, हमारा चैप्टर है दूसरा, शुरू हो रहा है अजान। इबादत। अजान नमाज की अहमियत और फजीलत। जी 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 बेटा जी। सर अगला चैप्टर इबादत है। इबादत, अहमियत और फजीलत। जी बेटा, अजान की अहमियत और फजीलत है बेटा। ठीक है बेटा, अजान की अहमियत और फजीलत है हमारे पास। जी बेटा, अब आप लोग तवज्जो के साथ सुनिएगा कि अजान की क्या मायने होते हैं और उसको क्या कहते हैं, अजान की इब्तिदा कैसे हुई। बेटा अजान जो है, अजान शुरू में जब है ना मुसलमानों पर जब नमाज फर्ज हुई थी, तो उस वक्त जो है ना अजान का कोई तरीका ना मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने का ना कोई तरीका राइज नहीं था। मतलब ना नमाज मुसलमान पर नमाज तो फर्ज हो चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को नमाज के लिए किस तरह बुलाया जाए, उनको किस तरह इकट्ठा एक जमात के जरिए नमाज पढ़ाई जाए, इसके हवाले से जो कोई तरीका खास मुकर्रर नहीं था। उस वक्त है ना घड़ियां वगैरह का भी एक सिस्टम नहीं था कि घड़ी वॉल क्लॉक वगैरह या वॉच देखकर जो है तमाम जो मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। बस वो अंदाजन जो है एक अंदाजा लगा लिया करते थे उस वक्त के जमाने के हिसाब से, और उसमें जो है तमाम मुसलमान क्या होते थे, वक्त देखकर इकट्ठे हो जाया करते थे और नमाज अदा कर लिया करते थे। आज जब मुसलमानों ने हिजरत की, कहाँ मदीना की तरफ हिजरत की, मक्का से मदीना की तरफ गए, तो वहां पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मशवरा किया कि ये इस काम के लिए यानी मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। तो मुख्तलिफ तजावीज़ आई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की जो तजवीज़ थी कि एक जुमला उन्होंने बताया था कि आपकी किताबें में मौजूद है, अस्सलातुल जामिया, यानी कि नमाज जमा करने वाली है, कि अल्फाज अदा किए जाए। आप कीजिए। तो बेटा ये अल्फाज पुकारे जाते थे जब नमाज का वक्त होता था, तो जो सहाबा कराम थे वो नमाज के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे। ठीक है, अभी इसी दौरान जो है मतलब अभी जो मामला चल रहे थे, मशवरा चल रहा था, तो उसके बाद जो है एक सहाबी रसूल हैं हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी, उन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई है ना कोई जो है उनको जो अजान जो राइज है, जो अजान हम देते हैं, वो उन्होंने ख्वाब में सुनी। ठीक है बेटा, अब ये ख्वाब में जब अजान सुनी तो इसी तरह का जो ख्वाब था वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी आया, और हजरत और दीगर चंद सहाबा कराम ने भी इसी तरह का एक ही तरह का ख्वाब सबने देखा। अब इन ख्वाबों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें इशारा दिया गया है कि इस तरह ये अल्फाज ये कलमात अदा करके हम क्या करें, मुसलमानों को
नमाज के लिए बुला लें। ठीक है, तो आप हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप ये जो कलमात जो हमने अजान के कलमात जो उसमें सुने हैं ख्वाब में, ये कलमात जो हैं आप हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखा दें। ठीक है, सही है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? ये अजान की इब्तिदा के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब जब ये बातें हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को हुक्म दे दिया गया कि हजरत बिलाल को ये काम सिखा दिया जाए, और उसके बाद जो है अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैंने पहले भी बताया था कि ये ख्वाब जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी देखा था, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पहले वो ख्वाब सुनाया और तो ये एजाज हासिल कर लिया कि भाई आपने ये ख्वाब बताकर जो है पहले साहबी होने का एजाज हासिल कर लिया अजान के हवाले से। बच्चों, इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि नमाज के लिए बुलाने का कोई तरीका राइज नहीं था, या नमाज की इतला देने के लिए कोई तरीका राइज नहीं था। तो इसी तरह तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अजान जो है ना, अजान के लुग़वी मायने क्या है? इतला देना, यानी कोई सी बात के बारे में बताना, इतला दी जाती है और ऐलान करना। अब हमें सब बात समझ में आ जाती है कि जैसे ही मौज़िन मस्जिद में से अजान की आवाज़ हमें आती है तो हमें क्या पता चलता है कि अजान के नमाज की इतला दी जा रही है, नमाज के लिए पुकारा जा रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है? और अगर हम शरई तौर पर देखें, शरई तौर पर देखा जाए तो शरई तौर पर कहते हैं कि फ़र्ज नमाजों की अदायगी के लिए, यानी कि ऐसे कलमात जो मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो बुलंद आवाज में अदा किए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको शरीयत की इस्तिलाह में अजान कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी किताब पर भी मौजूद है ये बातें ना। अच्छा, अब बात होती है कि जो अजान देता है उसको क्या कहते हैं? अजान देने वाले को मुअज्जिन कहा जाता है, मुअज्जिन कहा जाता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी, जिस तरह आप लोग सुन चुके हैं कि अजान की इब्तिदा कैसे हुई, तो अजान की इब्तिदा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई थी कि आपने इस तरह अजान देनी है, और ये सिलसिला उस वक्त से लेकर आज तक क़यामत तक जो है वो जारी और सारी रहेगा। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं, हमारा जो है इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि अजान और मौज़िन की फजीलत, यानी कि अजान की क्या फजीलत है, यानी अजान अगर दी जाती है तो उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, और अगर जो अजान देता है तो उसको क्या सवाब मिलता है। ये बातें हमने अभी पढ़नी है, सुननी है बेटा। जब अजान होती है तो अजान जब की आवाज़ पुकारी जाती है, अजान के कलिमात पुकारे जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि शैतान पर खौफ तारी हो जाता है, हेबत तारी हो जाता है, और वो इंतहाई बदहवासी के आलम में क्या करता है? भागने लग जाता है। यानी जहां तक अजान की आवाज पहुंचती है वहां तक जो है वो शैतान नहीं रुकता, भाग जाता है। ठीक है, और जिस मकाम पर जिस जगह पर अजान दी जाती है वहां पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, और वो मकाम है जो है आजाब से, आफात से, परेशानियों से क्या हो जाता है? महफूज हो जाता है। ठीक है, ये तो थी बेटा अजान देने की फजीलत, यानी कि अजान से ये फायदा हासिल होता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब आगे जो बात होती है आगे है, जो शख्स अजान देता है तो उसको क्या अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलता है? बेटा, जो शख्स अजान देता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम मिलेगा क़यामत के दिन के हर चीज, अगर उसका खात्मा ईमान पर हुआ होगा तो हर चीज उसके हक में गवाही देगी कि बारी ताला ये तेरी जो है लोगों को नमाज की बुलाने के लिए तेरे कलमात को, तेरी वहदानियत की सदा लगाया करता था, तेरे रसूल की जो है रिसालत की बात करता था। ठीक है बेटा, अब उसके बाद एक और बात होती है कि इसको सबसे बड़ा इनाम, दूसरा इनाम क्या मिलेगा कि इसको इनाम ये मिलेगा कि इसकी क़यामत की मौसम की गर्दन क़यामत के दिन सबसे ऊंची होगी, यानी कि सबसे ऊंची से मुराद ये बुलंद मर्तबा होगा उसका ना, यानी कि वो बुलंद मकाम हासिल करेगा क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। ठीक है बेटा, उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि जो मुसलमान 1 साल
यानी 1 साल तक बराबर अजान देता है और सिर्फ उसकी नीयत अच्छी है, ये नहीं कि मैं अजान देता हूँ तो लोग मुझे नेक समझेंगे, मुझे परहेजगार समझेंगे, मुझे बहुत बड़ा जो है मुत्तकी समझेंगे, इस तरह की नीयत होगी तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। अगर नीयत अल्लाह ताला की रिजा है, मुसलमानों की को नमाज के लिए बुलाने की नीयत है कि मुसलमान अजान की आवाज़ सुन के जो है मुसलमान जो है वो नमाज की तरफ बढ़ेंगे, तो ये नीयत होगी तो उसको क्या हो जाता है, उसको जन्नत वाजिब हो जाती है 1 साल लगातार वो अगर अजान देता है कोई शख्स तो। ठीक है बेटा। अगर सर, जैसे अगर आपसे एक सवाल करना था, जैसे जी अगर कोई मौजिन बीमार है तो अगर हाँ उसकी जगह कोई और अजान दे दे, मतलब कि हाँ तो कोई दे सकता है ना वो? हाँ, तो ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है मसाजिद में आमतौर पर जो है मौजिन जो है अजान नहीं दे पाता, चला कहीं गया हुआ होता है या किसी वजह से नहीं आता, तो उसकी जगह कोई और भी अजान दे देता है। ठीक है बेटा, सही है। थैंक यू अच्छा सर। बेटा, जी वेलकम। अच्छा बेटा, ये बातें हो चुकी हैं, उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे आगे क्या है, अजान देने का तरीका। अजान देने का तरीका क्या है ना, किताब में जो बताया गया है वो भी देख लीजिए कि क्या करते हैं कि जो अजान दे रहा है, जो नमाज मुसलमानों को नमाज के लिए बुला रहा है, और सबसे पहले तो उसको ये बात जाननी चाहिए कि वो एक नेक काम मकसद के लिए एक काम करे, और वो मुसलमानों को अल्लाह ताला के अहकाम की तामील के लिए बुला रहा है, तो उसको उसको बेहतरीन किरदार का मालिक होना चाहिए, यानी कि अच्छे किरदार का मालिक हो, वो तमाम बुराइयों से पाक होने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ जो है जब अजान देने के लिए जाए तो उसका जिस्म भी पाक हो, लिबास भी पाक हो, उसने वुजू किया हुआ हो, और साथ साथ जो है ऊंची और पाक जगह पर खड़ा हो। वो ये बात इसलिए है कि पहले तो है ना स्पीकर वगैरह नहीं होते थे और मस्जिद की छत पर खड़े होकर अजान दी जाती थी। अब चूंकि स्पीकर हैं और उसके लिए अजान देने के लिए एक अलग से कमरा मुख्तस किया होता है मस्जिद के मेहराब की तरफ। ठीक है, तो इस तरह है ना। अब इसके बाद जो तरीकेकार ये है कि ऊंची जगह पे खड़ा हो, साथ साथ जो है अपनी शहादत की उंगली, यानी पहली जो उंगली होती है शहादत की उंगली, जो उंगलियां हैं दोनों कानों में है ना डालनी है, और बुलंद आवाज में जो है अजान देनी। अजान के कलमात हम सबको जानते, हम सब जानते हैं, वो अदा करने होते हैं। ठीक है बेटा। अब जो भी अजान की आवाज सुनकर जो है मस्जिद की तरफ रुख करता है, उसमें समझ लीजिए, उसमें अजान में कहा जाता है ना कि हई अल फलाह, कि आओ भलाई की तरफ, फलाह की तरफ आओ। तो जो भी अजान की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ जाता है तो समझ लें कि उसने नेक काम की तरफ, फलाह के रास्ते पर, भलाई के रास्ते पर जो है अपने आप को गामजन कर दिया। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा, अजान जो है इंसान को जो है उसके किरदार को दुरुस्त करती है, उसको बुराई से बचाती है। सॉरी, जब अजान की आवाज सुन के नमाज की तरफ बढ़ता है तो नमाज जो होती है उसको क्या करती है, बुराई से बचाती है। और साथ साथ जो है जो अजान सुनकर जो है जो लोग नमाज की तरफ बढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की तरफ जा रहे हैं, दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ की तरफ वो अपना कदम बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जिस तरह हम सुनते हैं ना, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ। अब भलाई मुझे बताएं कि जिसमें अल्लाह की रिजा, अगर अल्लाह के काम पर हम अमल करेंगे तो इससे बढ़कर और क्या भलाई हो सकती है। ठीक है बच्चों, मुझे बताएं, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है ना, सारी बातें समझ में आ गई हैं? यस सर। जी बेटा। अब आप यस थोड़ा सा, सर। हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम यस रहता सर। है जी, थोड़ा सा ही टाइम रहता है। उसमें जो है हम लोगों ने ना क्या करना है, अब इस पेंसिल निकाल लीजिए, इसकी मशक भी करते हैं। पेंसिल निकाल लीजिए, मशक करते हैं इसकी। निकाल ली पेंसिल आप लोगों ने? जी सर, निकाल ली। निकाल ली। तो सवाल नंबर 2 देखिए, 2 मिल गया आप लोगों को? जी सर। सही और जी बेटा, इसमें पहली बात लिखा हुआ है अजान के लफ्जी मायनी, अजान के लफ्जी मायनी फरमा बरदारी के हैं। क्या है? जी बोलिए। ऐलान करने के हैं। हाँ, तो बेटा ये क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा ये? गलत। गलत होगा। ठीक है, अजान की इब्तिदा मक्के में हुई, नो में ओ नो हिजरत सर। मदीना के बाद हुई ना, अभी हमने पढ़ा हिजरत मदीना के बाद हुई है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, जी। उसके बाद
अस्सलातुल जामिया के अल्फाज का मशवरा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। ये भी क्या है, क्या है ये, बोले हजरत, चैट बॉक्स में बता दें अगर नहीं बोला जा रहा तो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। किसने दिया था? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। शाबाश जी, ठीक है जी, सही है। अब आगे चलते हैं। इसमें बेटा खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पूर्ण करें, ये बातें दे रखी हैं। अजान के मायने की देश के हैं, इत्तला देने, सच बोलने, तिलावत करने। क्या इत्तला देने के हैं। शाबाश, सही है जी। उसके बाद क्या है, अजान के वक्त देश पर खौफ और हैबत तारी हो जाती है। शैतान पर। जी जी, शाबाश, दुरुस्त है, दुरुस्त है। जिस मकाम पर अजान दी जाती है वहाँ अल्लाह ताला की देश नाजिल होती है। रहमत। नंबर 4 देखिए, अजान की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ रुख करना, देश के रास्ते पर कदम रखना है। क्या आएगा? फला आएगा जी, ठीक है साहब, सही है। नंबर 5 है, मौजिन देश से अजान दे, बुलंद आवाज से, पस्त आवाज से, चुपके चुपके। ठीक है जी, सही है। माशाल्लाह से आप लोगों ने सबने मिलकर जवाब दिया है। ठीक है, कुछ बच्चे के जो है वो नाम वगैरह हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सर मुझे मस्त बता दे दुरुस्त जवाब। क्या बता दूं? है सर सही गलत बता दे मुझे। आप अपना नाम बताओ पहले तो। माहम साजिद। माहम साजिद बेटा, तीनों गलत हैं। सही गलत में जो है वो तीनों जो दे रखे हैं जुमले, ये तीनों के तीनों गलत हैं। सही है? ठीक है सर। ठीक है माहम साजिद, सही है जी। ठीक है बेटा, अभी कॉपी में करना है ना बेटा? क्या हो गया, कॉपी में करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर से क्लास पहले में वो ज्वाइन करने वाली बेटा। ये जो भी हमने पहले क्वेश्चन आंसर किए हैं ना, वो तो पहले वाले चैप्टर के हैं, पहले उसको कीजिएगा, उसके बाद ये अजान वाला काम होगा। सही है? जी जी ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। जी 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 बेटा, बोले। आपने खाली जगहों का पहला तिलावत करने लगवाया है ना? खाली जगह का बेटा तिलावत करना नहीं लगवाया, पहले अजान आप किताब में भी देख सकते हैं, इत्तला देने। सर वही पूछ रही हूँ कि उसका पहले वाले का तिलावत करने वाला लगवाया ना आपने? इत्तला देने तिलावत करने के हैं नहीं है, इत्तला देने के हैं। अजान के मायने इत्तला देने के हैं। सर वो सही है? आवाज नहीं आई थी। अब आ गई आवाज? आ गई सर। ठीक है जी, चलो सही है। मिस मासूमा ने जो है क्लास ज्वाइन कर ली है, मैं यहाँ से ऑफ करने लगा हूँ और उनको होस्ट बना के क्लास में जो है वो क्लास की। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके नाउ स्टूडेंट, आवाज आ रही है बेटी मेरी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग बेटा? आज हम जी बिल्कुल ठीक ठाक बेटा। लास्ट टाइम आपको मैंने लास्ट वीक में वेदर एंड क्लाइमेट एक्सप्लेन किया था, ठीक है? उसके कंसर्न मैंने आपके पास पीडीएफ भी आ गई होगी, लेकिन मेरी मिस नहीं आई। नहीं आई। अच्छा मैं पूछ लूंगी यहाँ पे मिस से, ठीक है? अच्छा वो अगर नहीं आई है तो आ जाएगी। अच्छा फर्स्ट चैप्टर का जो है मिस इफ़त बता रही थी, वो आप लोगों को कंप्लीट नहीं हो सका है एक्सरसाइज। मिस इफ़त ने आपकी क्लास ली थी ना पहले, फिजिकली मिस इफ़त ले रही थी ना आपकी क्लास, तो वो कह रही है कि वो चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं जो हूँ उस चैप्टर को क्लोज कर देती हूँ पहले, ठीक है? फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट तो आप लोगों का हो गया था, वो तो मैंने आपका खुद किया है ऑनलाइन ना। आप लोगों को समझ में आ गया था, वेदर एंड क्लाइमेट क्लियर हो गया था? यस मिस। उससे कंसर्न में पीडीएफ का पूछ लूंगी, फिर पीडीएफ आपके पास आएगी तो आप लोग कॉपी वर्क कर लिएगा, ठीक है? अच्छा अभी आपका जो आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये मुझे बताया नहीं था, बाद में मुझे पता चला था कि ये आप लोगों का कंप्लीट नहीं करवाया मिस इफ़त ने। मैंने उनसे कंसर्न किया था तो उन्हीं ने मुझे बताया। अब मैं इस चैप्टर को पहले कंप्लीट करवा दूं, फिर हम लोग
आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा पहले ये बताएं, अवर कंट्री इन द वर्ल्ड में आप लोगों को क्या स्टार्टिंग, आप लोगों को क्या समझ में आया बेटा इसमें? बेटा अवर कंट्री इन द वर्ल्ड में आपको क्या समझ में आया था? इसमें आपने क्या चीज स्टडी की है इस चैप्टर में? अच्छा ये बताएं मुझे कि मैं एक टीचर क्लास मैंने भी, इक्वेटर के बारे में और हाँ बोले, और वाइड के बारे में, अच्छा कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जी बेटा एक क्लास मैंने भी ली थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्टिनेंट्स ओशियंस के बारे में बताया था आपको, और बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया था, और आपको पाकिस्तान की ये आपको साइट्स भी बताई थी कि कौन सी साइट पर पाकिस्तान मौजूद है। शायद आपको याद हो, एक क्लास मैंने लास्ट वाली ली थी, सेकंड लास्ट क्लास जो आपकी ऑनलाइन थी वो मैंने ली थी ना आपकी, याद है आपको कुछ? तो उसमें मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि आप लोग की एक्सरसाइज नहीं हुई हुई है, इसलिए मैंने वेदर एंड क्लाइमेट का पीडीएफ सेंड करवाया था, क्योंकि वो मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, ये मिस इफ़त ने किया था, और बिल्कुल एक क्लास सिर्फ मैंने आपकी ली थी। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं मजीद आपको पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? अच्छा ये इसमें जो टीचर में अवर कंट्री, पीडीएफ नहीं आई है, बेटा मैं पीडीएफ सेंड नहीं। करवा दूंगी, मैं सेंड करवा दूंगी मिस से बात करके, ठीक है? जी मिस ओके। अच्छा अच्छा इसमें आवर कंट्री इन द वर्ल्ड में सबसे पहले तो देखें अल्लाह ताला ने पूरी वर्ल्ड को किस तरह बनाया है। एक हिस्सा जमीन है, 3 हिस्से पानी। वो एक हिस्सा जमीन जो है वो कितने कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? 7 वेरी गुड, कॉन्टिनेंट। वेरी गुड। एक एक करके बताइएगा बेटा। आबिया आप बताइए कौन सा, विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? आबिया एशिया। जी, एशिया, वेरी गुड। आमना बेटा आप बताएंगी नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, किसी कॉन्टिनेंट का नाम बताएंगी आमना? यस आमना, आवाज आ रही है बेटा? उम्मे हानी जी बोले आमना, आमना बोलिए बेटा। क्या जी चीज? बेटा किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम बताएं एशिया के अलावा। अफ्रीका। अफ्रीका, वेरी गुड। उम्मे हानी आप बताइए नेक्स्ट, किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम बताएं। जी बेटा किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम बताएं आप। उम्मे हानी बेटा आवाज आ रही है? रजा मैं बताऊं? जी जी बताएं, बिल्कुल बताएं। अब अब्रिश बताइए, शाबाश, मिस यूरोप। वेरी गुड। नेक्स्ट और कौन बताएगा? इल्सा आप बताएंगी बेटा? यस इल्सा। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एक और कॉन्टिनेंट का नाम बताइए। यस बेटा जी इल्सा। अफ्रीका तो बेटा हो गया है। सात नदीम, सात नदीम बेटा जी। अरीशा सात नदीम, इल्सा आप बता रही हैं? सात नदीम, ओके चले मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। कौन कौन से? मैं बताऊं? एशिया, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ मैं अमेरिका, सारे वेरी बताऊं? गुड। हम जी जी बताएं? बताइए। जो हम बताएं? ओके रमन आप एंटार्क्टिका। बताइएगा। हाँ रमन आप बताएं। रमन आप बताएं। आबिया मैं अभी आपसे पूछती हूँ, रमन आप बताइएगा। ओके। मिस साउथ अफ्रीका। हाँ वेरी गुड। आबिया बेटा आप बताएं। टीचर मैं सारे बताऊं आपको? 7। बेटा साउथ अफ्रीका तो आप साउथ अफ्रीका, नो नॉर्थ मिस। अफ्रीका जो है वो एक ही तरफ आता है ना, सिर्फ अफ्रीका हम लोग बोल रहे थे, अफ्रीका हो चुका है। जी आप बताएं। आबिया आप बताइए पूरे। वेरी मिस गुड। ओशनिया, ओशन, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पूछ रही हूँ मैं। एंटार्क्टिका। हाँ वेरी गुड। और साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। एशिया, एशिया। और ओके टीचर वेरी ये गुड। ओशिनिया भी तो था उसमें। अच्छा एक मिनट, आप पहले मेरा सुन लें। इसमें देखें कौन कौन सी, एक आपने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इस तरह है: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एंटार्क्टिका। ये तमाम कॉन्टिनेंट्स हैं, सही है। ये एक हिस्से जमीन को 7
कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा जो है 3 हिस्से पानी जो है वो 5 ओशियन ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें हमारे पास पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, आर्टिक है, एंटार्क्टिक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, पैसिफिक ओशियन जो है वो बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा अरबियन सी है जो हमारे साउथर्न साइड पर मौजूद है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट में आप लोग देखें, कॉन्टिनेंट में हमारे पास क्या है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, एशिया। एशिया के कौन से साइड पे पाकिस्तान है, साउदर्न साइड पे। एशिया के कौन से साइड पे पाकिस्तान मौजूद है, साउदर्न साइड पर। वेरी गुड, साउदर्न साउदर्न साइड साइड पर, पर। वेरी गुड। अच्छा देखिए, हम मुख्तलिफ डायरेक्शन कहते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसी तरह जब हम पाकिस्तान की डायरेक्शन मालूम करते हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, अवर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान हमारे कहाँ पे, एशिया के साउदर्न साइड पे मौजूद है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये तो एक हिस्से जमीन को 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अगर हम मैप के जरिए देखेंगे तो हमारा पाकिस्तान एशिया के साउथ हिस्से में मौजूद है। अब इसमें देखें, हमारे पास जो पूरे ये 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड हैं, इसको कितनी कंट्रीज में, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। मैंने आप लोगों को बताया था, एक क्लास मैंने ली थी बेटा, आप पॉइंट नोट किया करें आप लोग। इसमें टोटल कंट्रीज जो है, 405। नो बेटा नो, हमारे पास टोटल कंट्रीज जो है वर्ल्ड में 195 है, जिसमें से, हाँ 195 है, जिसमें से 2 कंट्रीज ऐसी हैं जैसे वेटिकन सिटी जो है और फलस्तीन, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो सेल्फ डिक्लेयर हुई हैं, जो मतलब ये कि ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन किसको कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा। बाकी जो हमारे पास बच जाती हैं 193 कंट्रीज, वो जो है यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर रही हैं। सही है, अब जब हम कंट्रीज की यहाँ पे बात हो गई, अब टीचर, वो हमारे 2 आ जाते हैं, कंट्रीज का नाम क्या है? अभी आपने एक 2 कंट्रीज वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी, और दूसरी है फलस्तीन। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। अगर इन दोनों को हटा देंगे तो 193 कंट्रीज बनेगी, इन दोनों को मिला के पूरी वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। ठीक है, मिस, और अच्छा, कौन सी है? एक तो वेटिकन सिटी है और दूसरी है फलस्तीन। ठीक है, ये हाँ, टोटल हमारे पास आ रही है 195। अगर इन दोनों का आप यूनाइटेड नेशन वाली को हटा देंगे तो 193 रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है, वैसे पूरी वर्ल्ड में 195 है। अच्छा, यहाँ और इसके अलावा आप देखें कि हम, क्योंकि हमारा पाकिस्तान क्या है, मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान का पूरा कंप्लीट नेम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्री है। हम पूरी वर्ल्ड की जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में हमारी मुस्लिम कंट्रीज कितनी है, तो 50 मुस्लिम कंट्रीज है। 50। अच्छा, उसमें जो है ना मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। आप देखें हमारे पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, लाइक पारसी भी मौजूद है हमारे पास, सिख भी मौजूद है। ठीक है, ब्राह्मण भी हमारे पास, मुख्तलिफ जात के, हिंदुओं की मुख्तलिफ जात जो होती है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो मैंने मुख्तलिफ यहाँ पर मौजूद है। अगर हम पूरी वर्ल्ड का जब देखते हैं तो पूरी वर्ल्ड के रिलीजन हमारे पास कितने हैं, 4300 है। ठीक है, जिसमें अगर हम मुसलमानों का देखेंगे तो मुस्लिम ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं, एशिया में रहते हैं। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड हमारा एशिया ही है, और सबसे ज्यादा हमारे जो है रेंज 62% एशिया ही में आ रही है मुसलमानों की। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें कि ग्लोब के जरिए, अभी मैं आप लोगों को शो करती हूँ स्लाइड, तो शो, इसमें स्लाइड के जरिए आप देखें कि इसमें किस तरह से स्लाइड शो करती है। टीचर, जी जी बोलिए। क्या साइंस जी की क्लास नहीं होगी? बेटा, होगी, क्यों नहीं होगी, तमाम क्लासेस तो हो रही है अपने टाइम पर। क्लासेस हैं आज से भी। नहीं, सिर्फ आज 2 क्लासेस है, साइंस की नहीं है आज। अच्छा बेटा, वैसे सारी क्लासेस तो आप लोगों की टाइम पर ही हो रही है ना। जी मिस। तो फिर बेटा, टाइम टेबल में तो इस्लामिया तो साइंस लिखा हुआ था। तो फिर आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को स्लाइड शो कर रही हूँ, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास जो है ग्लोब के जरिए, और इस तरह हम आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, स्लाइड शो हो रही है आपके पास, बेटा नजर आ रहा है। ओके, इसमें क्या आप लोग को बता रहे हैं, अवर कंट्री इन द वर्ल्ड के जरिए आपको, इसमें देखें आप लोग कि हमारे पास जो है ग्लोब आ रहा है नेक्स्ट।
इसमें देखें ग्लोब में हमारे पास क्या है, सबसे टॉप पर हमारे पास क्या है, आर्टिक सर्किल होता है, सबसे बॉटम में देखें एंटार्क्टिक होता है। उसके बाद आर्टिक के बाद हमारे पास जो आता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, सेंटर में इक्वेटर मौजूद है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, हमारे पास अगर हम पूरी वर्ल्ड को देखें तो हम 3 रेंज में डिवाइड कर रहे होते हैं। आर्टिक और एंटार्क्टिक को हम लोग कहते हैं कोल्ड लैंड, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम लोग कहते हैं टेम्परेट लैंड। अच्छा, ये कोल्ड लैंड हम लोग उसको क्यों कहते हैं आर्टिक और एंटार्क्टिक को, इसलिए कि पूरे साल जो है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। सही है, 6 मंथ के बाद उस पर सूरज की रेसिस पहुंचती है वहां पर, उस जगह पर। और दूसरे नंबर पे आप देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम लोग टेम्परेट लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चारों सीजन एंजॉय कर रहे होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ठीक है, तो चारों सीजन हम लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए हम इसको टेम्परेट लैंड कहते हैं। और बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेटर आ रहा है, जहाँ पे अफ्रीका मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हम अवर कंट्री इन द वर्ल्ड जो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, एशिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। अच्छा, आप देखेंगे कि ग्लोब के जरिए भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ज्यादातर कंट्रीज जो है हमारी वो आपके हमारी जो है ज्यादातर कंट्रीज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद है। आप देखिए इसमें वर्ल्ड मैप भी शो हो रहा है, ठीक है, साइड में ग्लोब भी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देखिए मेजोरिटी आपको वर्ल्ड मैप के जरिए से आपको पता चल रहा होगा, ज्यादातर आपकी कंट्रीज जो है वो टॉप की तरफ शो हो रही हैं। आर्टिक के बाद आप देखें सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वहां पे ज्यादातर शो हो रही है। ठीक है, और मेजोरिटी हमारे पास जो है वो एशिया की तरफ आ रही है, और एशिया ही में मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। तो अब वैसे पूरे वर्ल्ड में आप देखें मुस्लिम कंट्री 50 है। सही है। अच्छा, मुस्लिम कंट्री का आइडिया किस तरह लगाते हैं कि ये ज्यादातर ग्रीन कलर से शो हो रही होती हैं, और एशिया ही में आप देखेंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं 62%। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब पूरी वर्ल्ड में मैंने आपको बताया मुस्लिम कंट्रीज कितनी है 50, और पूरी टोटल कंट्रीज कितनी है 195 कंट्रीज है, जिसमें से 2 कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है। अगर उन 2 कंट्रीज को हटा देंगे, लाइक वेटिकन सिटी और फलस्तीन को हटा देंगे, तो हमारे पास 195 से आप देखें 193 हमारे पास रह जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि हमारी कंट्रीज जो है वो कहाँ पर, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारी कंट्री मौजूद है। ठीक है, अब ये देखिए एशिया के साउदर्न हिस्से में मौजूद है। अब हमारे पास एक एट गेट हम देखेंगे तो हर तरफ मुस्लिम कंट्री का बॉर्डर मौजूद है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास जो है वो चाइना और प्लस नॉर्थ की तरफ रशिया, जो 1991 में ब्रोकअप हुआ था, जिसमें 7 मुस्लिम स्टेट बनी थी, जिसमें है जैसे काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज हैं, यानी इर्द गिर्द हमारे मुस्लिम कंट्री का बॉर्डर मौजूद है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो अफ्रीका मौजूद है। सही है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप लोग जाएंगे तो हमारे पास अफगानिस्तान मौजूद है, जो मुस्लिम कंट्री कहलाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि वेस्ट की साइड आप जाएंगे, वेस्ट साउथ की तरफ, साउथ वेस्टर्न साइड पर आप लोग जाएंगे तो आपके पास ईरान मौजूद होगा। आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपके पास इंडिया मौजूद है। इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री है, बट इंडिया के ईस्ट में हमारी मुस्लिम कंट्री मौजूद है, मलाइशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। अच्छा, ये आप देखिए ये तो अब हमारे पास नहीं रही है, बट ये क्या पहले ये हमारे पाकिस्तान का ही हिस्सा कहलाती थी, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन अब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रही है, एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बन गई है बांग्लादेश के नाम से। तो आप देखें हर तरफ हमारे मुस्लिम कंट्री का बॉर्डर मौजूद है। अच्छा, हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे कि अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज हमारे पास जो है मुस्लिम कंट्री क्या बता रही हूँ मैं, कजाकिस्तान इज द बिगेस्ट है, और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो मालदीव है। जैसे हम अपनी कंट्री के हिसाब से आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज जो है वो बलूचिस्तान है, और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज जो है पंजाब बिगेस्ट है। एरिया वाइज बलूचिस्तान है, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम बलूचिस्तान आता है। अगर हम एरिया का देखेंगे तो एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान है, फिर पंजाब है, फिर सिंध है, फिर लास्ट में हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा आता है। लेकिन अगर हम जो है उस पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, पंजाब आता है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा सिंध आता है, फिर हमारा खैबर पख्तूनख्वा आता है, फिर लास्ट में हमारा बलूचिस्तान आता है, जबकि एरिया वाइज सबसे ज्यादा बिगेस्ट है। अच्छा, पॉपुलेशन के हिसाब से लेस क्यों है, इसलिए कि यहाँ पे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो बहुत कम है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बल्कि एजुकेशन, इंडस्ट्री, ठीक है, या मार्केटिंग, हमारे पास इकोनॉमिकल लिहाज से, बैंकिंग के लिहाज से,
बिल्डिंग के लिहाज से आप और दूसरी प्रोग्रेस हम देखते हैं उनके लिहाज से हमारे लिए तमाम चीजें हमारी ये अब बेसिक नीड्स में ही आती हैं। मेन हमारा एजुकेशन है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इतनी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। इस वजह से लोग जो है वो ज्यादातर पंजाब और सिंध के इलाके में पसंद करते हैं। जी बेटा बोले। टीचर आप एरिया वाइज बता रही थी ना? मैं बेटा आपको एरिया वाइज बता रही थी कजाकिस्तान, और पॉपुलेशन के हिसाब से आप बता रही थी मालदीव। बलूचिस्तान का कुछ बता अच्छा रही थी। पाकिस्तान का मैं बता रही थी कि बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से बिगेस्ट है, बट वहाँ पे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसे कि हमारी एजुकेशन के लिहाज से आप देख लें, इंडस्ट्री के लिहाज से आप देख लें, ठीक है, मार्केटिंग के लिहाज से देखें, ये तमाम सहूलतें, ये तमाम चीजें जो हमारी बेसिक नीड्स में आ रही हैं जो वहाँ पर कम है। इस वजह से जो है हम लोग ज्यादातर कहाँ रहना पसंद कर होते हैं, पंजाब और सिंध के इलाके में, क्योंकि वहाँ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ज्यादा प्रोवाइड है। वहाँ पर ये तमाम चीजें, ये फैसिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, सिर्फ हमारी बेसिक नीड्स में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तो आता नहीं है, बल्कि ये तमाम चीजें भी आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास ये तो आप लोगों का मैंने आप लोगों को कंट्री के हिसाब से वो उसमें बता दिया कि कौन सी साइड पे कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से बता दिया। अच्छा, ये फर्स्ट हमारा जो मैप शो कर रहा है यहाँ पर, मैप ऑफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका लिखा हुआ है, ये सब क्या है, इस्लामिक कंट्रीज। सही है, इस्लामिक कंट्रीज इसमें ज्यादातर मेंशन हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। अच्छा, ये देखें, द मैप शो द 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इट इज आल्सो शोइंग इस्लामिक कंट्रीज एंड साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज में हमारे क्या आता है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये तमाम जो हमारी किस में आती है, साउथ एशियन कंट्री में। सम कंट्रीज आर ग्रीन शोइंग इस्लामिक कंट्रीज, सम कंट्रीज आर स्ट्रिप ग्रीन शोइंग साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट मैप में ये तमाम चीजें एक्सप्लेन की जा रही है। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये देखें, इसमें हमारे पास जो है 3 इंपॉर्टेंट पासेस बताए हैं। अच्छा, ये जो है सेकंड पेज पे आपका जो मैप शो हो रहा है, उसमें हम इंपॉर्टेंट पासेस आप देखें कि यहाँ पर नेबरिंग कंट्री के बारे में भी बताया है, और इसके अलावा साउथ एशियन कंट्री के साथ साथ इम्पोर्टेंट पास जो है, इम्पोर्टेंट पास को हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग रोड या और ट्रैक भी कहते हैं हम लोग। यानी कि हमारा पास जो है, यानी इसके जरिए से हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रास्ता जा रहा होता है, जो हमारा ट्रैक जा रहा है, जो हमारा रोड जा रहा है, वो क्या कहलाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन कैसे मिल रहा है, खैबर पास के जरिए से। इसके जरिए से हम लोग ट्रेड सिस्टम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आप देखें कि नेक्स्ट हमारे पास बोलन पास आ रहा है। बोलन पास जो है, यानी कि हम ईरान बाय रोड भी जाते हैं ट्रैक के जरिए, सही है, बाय ट्रेन भी जा रहे होते हैं हम लोग, बाय एयर भी जाते हैं, तीनों तरीके से जाते हैं। आप देखिए कि ये हमारा ट्रैक किया हुआ होता है पाकिस्तान और ईरान को, जो हमें मिला रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस हमारे बताए गए। नेक्स्ट है खंजीरा पास, ये पाकिस्तान और चाइना को जो लाइन मिला रही होती है, जो ट्रैक मिला रहा होता है, जो रोड मिला रही होती है, वो कहलाता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक चीज और है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो लाइन मिला रही होती है, हम उसको ड्यूरल लाइन के नाम से जानते हैं, जो 2252 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और हमारे पाकिस्तान और चाइना को जो लाइन मिला रही होती है, वो क्या कहलाती है, कराकोरम हाईवे कहलाती है, जो 585 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये रास्ते कहलाते हैं। ये जो हमारा खंजीरा पास है, ये मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास दिए हुए, ये पासेस दिए हुए 3, मैंने जो आपको बताया है वो रूट्स बताए हैं कि मतलब ये कहलाता है। अब देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो मिला रहा है वो क्या कहलाता है, खैबर पास, और जो लाइन मिला रही है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरल लाइन कहता है। ठीक है, और ये इस पास को, यानी इस रास्ते को, इस ट्रैक को हम लोग कहते हैं खैबर पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बोलन पास, ये पाकिस्तान और ईरान को मिला रहा है, ये ट्रैक हमारा कहलाता है बोलन पास। उसके बाद आप देखें हमारे पास क्या है, खंजीरा पास, यानी पाकिस्तान और चाइना को जो मिला रहे हैं, ये हमारा खंजीरा, इस रास्ते से हमें गुजर के, इस पास से गुजर के, यानी ये जो बॉर्डर है इससे गुजर के जाना होता है। आप एक तरह से ये समझिए, ये पासेस जो है बॉर्डर की शक्ल में दिखा रहे हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में क्रॉस करने के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं, खंजीरा पास। ये हमारा ट्रैक है, ये हमारा रूट है, ये कहलाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये आप इन तीनों पासेस में आप देखेंगे तो सबसे बिगेस्ट जो हमारा आ रहा है वो खंजीरा पास है, जो विच लीड टू चाइना। दिस इज द हाईएस्ट पास, 4700 meters।
ठीक है, ये जो 4700 मीटर्स लॉन्ग है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट यही है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर देखें कि जब हम हमारे इर्द गिर्द जो आ रहे हैं फिजिकल फीचर का बॉर्डर मौजूद, लाइक हम लोग माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन, डेजर्ट, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस पूरी वर्ल्ड को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री के हवाले से, तो आप देखें माउंटेन के लिहाज से देखें हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ माउंटेन का सिलसिला फैला हुआ है, जिसमें हिमालय, कराकरम, हिंदू कश, कोई सफेद, सुलेमान रेंजेस, खेतर रेंजेस मौजूद है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ रेंजेस का सिलसिला मौजूद है, जिसमें आप देखें सबसे बिगेस्ट, अगर हम माउंटेन की तरफ जाएंगे, माउंटेन तो मतलब उसमें कराकरम हाईवे, जो हमारा कराकरम माउंटेन रेंज बनी हुई है, उसमें सबसे बिगेस्ट हमारा पॉइंट आ रहा होता है K2, जो पाकिस्तान का नंबर 1 है और पूरी वर्ल्ड का सेकंड कहलाता है। नंबर पाकिस्तान का नंबर 1 है पूरी वर्ल्ड का। और देखिए आप सेकंड में आपको शो जो कर रही हूँ वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? हमारा नेपाल में मौजूद है। ये हिमालय की रेंज में मौजूद है, मगर ये क्योंकि हमारा नेपाल की तरफ जा रहा है, हमारा हिमालय का कुछ बॉर्डर जो है वो हमारे उसमें भी है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी मौजूद है। हिमालय कराकरम हमारी 2 बड़ी रेंजेस वहां पे मौजूद है, लेकिन जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है वो जो है नेपाल में, यानी माउंट एवरेस्ट। और कराकरम का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? हमारा पाकिस्तान में मौजूद है। आप देखें पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और जो है पाकिस्तान की नंबर 1 क्या है? K2 है। अच्छा आप देखें कि जो है हम कहेंगे कि K2 जो है सिर्फ नंबर 1 तो क्या पाकिस्तान हमारी आ रही है, मगर पाकिस्तान के ये K2 जो है ये दूसरे नंबर पर भी पूरे वर्ल्ड में कहलाती है, यानी माउंट एवरेस्ट के बाद K2 का ही नंबर आ रहा होता है कराकरम रेंज में जो मौजूद है। तो यानी पाकिस्तान में जो मौजूद है ये पाकिस्तान की नंबर 1 है और पूरी वर्ल्ड की नंबर 2 है। समझ में आया बेटा? नंबर 1 Yes, पाकिस्तान miss. की कौन सी है? K2. पाकिस्तान की नंबर 1 K2। और पूरी वर्ल्ड की नंबर K2. 1 कौन सी है? नेपाल. पूरी वर्ल्ड की नेपाल माउंटेन रेंज. नेपाल में तो मौजूद है। नेपाल. नाम क्या है हिमालय। माउंटेन का नाम? नो, हिमालय. माउंट एवरेस्ट हिमालय माउंट में एवरेस्ट. मौजूद है, सबसे हाईएस्ट। आप देखें जब हम लोग माउंटेन बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ रेंजेस शो कर रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स की शक्ल में हम लोग बनाते हैं। जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा तरीन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं हाईएस्ट पीक, ठीक है, जो जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में मौजूद है। पूरी वर्ल्ड की हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट माउंट एवरेस्ट और नेपाल. पाकिस्तान की हाईएस्ट कौन सी है? K2. वेरी गुड। अच्छा वर्ल्ड के लिहाज से पाकिस्तान के कौन से नंबर पे आ रही है वर्ल्ड के लिहाज से? वर्ल्ड के हिसाब से पाकिस्तान की सेकंड नंबर पर. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंट रेंजेस मैंने आपको बताई थी हिमालय रेंज में, के आप देखें हिमालय रेंज में हमारे पास माउंट एवरेस्ट मौजूद है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है इसलिए हम लोग ये पाकिस्तान का नहीं कहेंगे, ये पूरी वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद देखें हम लोग कराकरम की हाईएस्ट रेंज क्या है? मैंने आपको K2 बताई थी जो अभी पिक्चर के जरिए दिखाई है, ठीक है। हिंदू कश हमारे पास मौजूद है। हिंदू कश के हाईएस्ट पीक हमारे पास आ रही है ट्रिचमिल, सही है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रिचमिल के नाम से उसको जानते हैं, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट पीक, सही है, उस माउंटेन की हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू कश की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में मौजूद है। कराकरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। हिंदू कश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ट्रिचमिल है जो हमारे पाकिस्तान में ही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें साउथ एशियन कंट्रीज, ये मैप क्या शो कर रही है? साउथ एशियन कंट्रीज शो कर रही है, ठीक है। अब इसमें देखें आप लोगों को क्या बता रही है, इन साउथ एशियन कंट्रीज में क्या आता है? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये सब क्या कहलाती है? साउथ एशियन कंट्री। यानी आप देखें पाकिस्तान कहाँ हमारा मौजूद है? एशिया के साउथ हिस्से में, ठीक है, एशिया के सॉदर्न हिस्से में मौजूद है। तो हमारी साउदर्न एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान भी आ रहा है, सही है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इसमें से कुछ पूछना है बेटा? अच्छा नेक्स्ट देखें आप लोग, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ रहा है? हमारे पास रिलीफ मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अच्छा रिलीफ मैप क्या होता है? रिलीफ मैप शो यूजुअली बाय मींस ऑफ डिफरेंट कलर
द हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल, सी लेवल से कितना ओबव है, कितना ऊंचा है, या हाइट ऑफ द लैंड जो है, ये तमाम चीजें कलर, मुख्तलिफ कलर शो कर देती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ मैप। अच्छा, रिलीफ मैप में क्या जाहिर कर होते हैं, रिवर्स है, लेक्स है, जो आप लोगों के ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, यानी कि माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल एरिया जो है, वो तमाम चीजें इसमें शो की जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ मैप। ठीक है, अब माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन, डेजर्ट हम लोग की डिटेल में इसके बाद पढ़ते हैं। पहले आप ये देखें कि रिलीफ मैप समझ में आया क्या, कि रिलीफ मैप होता क्या है, ये समझ में आया बेटा? यस रिलीफ रिलीफ मैप क्या चीज शो मैप कर हमें रही शो होती है? करता है, हमें शो करता है माउंटेन की वेरी हाइट शो गुड, करता है, सी वेरी की गुड, डीप शो करता है, सी प्लान शो करता है, वेरी गुड। रिवर्स शो करता है। हाँ, वेरी गुड रमन जी बेटा, शाबाश आबिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। रिवर, रिलैक्स, और हमारी जो ज्योग्राफिकल फीचर है, यानी माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन, डेजर्ट, ये हमारी तमाम चीजें शो करती है। इसको हम रिलीफ मैप कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, मैप, मैप ऑफ पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि मैप ऑफ पाकिस्तान में, या इसमें आपको समझ में आया कि हमारे पास, ये बताएं हाउ मेनी प्रोविंस आर देयर इन पाकिस्तान? 4 वो 5 कौन कौन से हैं? सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, अच्छा, सिंध, पंजाब, वेरी पाकिस्तान, गुड, खैबर वेरी गुड। अच्छा अब ये बताइए कि क्या पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल वेरी गुड, इस्लामाबाद। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा आप देखें कि आपके हर प्रोविंस के अलग अलग कैपिटल भी मौजूद हैं, जैसे सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है। ये बताएं कि सिंध का कैपिटल कौन सा है? यस बेटा, सिंध का कैपिटल कौन सा है? चले मैं बता देती हूँ आपको। पूरे पाकिस्तान का कैपिटल तो इस्लामाबाद है। शुरू में हमारे पास क्या था, कराची था, लेकिन ये बाद में ऑफिशियली जो है इस्लामाबाद बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, सिंध का कैपिटल क्या है, कराची है। ठीक है, पंजाब का क्या है, लाहौर है। खैबर पख्तूनख्वा का हमारे पास क्या है, पेशावर है। जी बेटा, पंजाब जी का लाहौर है। जी जी, आप नोट कर रही हैं, लिख लें। सिंध का कराची है, पंजाब का लाहौर है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों को जहन में रहेगा। जैसे सिंध चूज का द बेस्ट कराची। आंसर। जी जी, सिंध का कराची है। जैसे चूज द बेस्ट आंसर आ रहे हैं, या पेपर में आप लोगों को ये तमाम चीजें, या आप लोगों से कहा जाए कि ओन बुलेटिन में आप पाकिस्तान के बारे में लिखें। जैसे मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी इससे कंसर्न, तो आप लोग ये तमाम चीजें मेंशन करेंगे, नेट से भी आप लोग सर्च करिएगा। ठीक है, मिस आपने जो असाइनमेंट। लाहौर के बारे में कुछ बताया था, जी, मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। पहले मैं ये बताती हूँ, इसकी कैपिटल सिंध का क्या है, कैपिटल कराची है। पंजाब का क्या है, लाहौर है। खैबर पख्तूनख्वा का क्या है, पेशावर है। बलूचिस्तान का क्या है, कोयटा, बलूचिस्तान का कोयटा। ठीक खैबर है, पख्तूनख्वा का खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है, और बलूचिस्तान का कोयटा है। ठीक है, ये तो हो गए कैपिटल। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें, यहाँ पर हम लोग मैप ऑफ पाकिस्तान जो शो कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे ईस्ट में क्या है, इंडिया है, और हमारे नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर हमारे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर हमारे पास चाइना और रशिया मौजूद था। रशिया जो 1991 में ब्रोकअप हो गया, यानी मुस्लिम कंट्री का बॉर्डर हर तरफ फैला हुआ है वहाँ पे। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम कंट्रीज वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखें, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर अफगानिस्तान मौजूद है। उसके बाद देखें, हमारे जो है वेस्टर्न साइड, और हम अगर साउथ वेस्टर्न साइड पर हमारे देखेंगे तो हमारे पास ईरान मौजूद है। यहाँ पर तो ये तमाम इर्द गिर्द देखें, मुस्लिम कंट्री का बॉर्डर मौजूद है। नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप सबसे नीचे देखें आप लोग, सिंध और बलूचिस्तान के नीचे की तरफ आपको ब्लू कलर से जो मेंशन हो रहा है, अरबियन सी हो रहा है, जो ये पूरा क्या है, 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये हमारा कोस्टल एरिया है, जो पाकिस्तान के सॉर्दर्न साइड पर मौजूद है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखें, हमारे पास क्या है,
कि यहाँ पर अब जब इर्द गिर्द हम लोग सब तरफ देख रहे हैं, एक तो मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया, इसका कैपिटल बताया, अभी तमाम प्रोविंसेस के कैपिटल बताए। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये मुख्तलिफ जो कलर मेंशन हो रहे हैं, ये कलर किसलिए मेंशन हो रहे हैं कि आप देखिए येलो कलर ज्यादातर हम कहते हैं कि डेजर्ट इलाके हैं, या ब्राउन कलर जो हो रहा है ब्राउन कलर है, या थोड़ा सा येलो शेड जो दिया हुआ है वो माउंटेन के लिए दिया हुआ है। ग्रीन कलर ज्यादातर पंजाब और सिंध के इलाके में शो हो रहा है, क्योंकि वो प्लेन के इलाके कहलाते हैं। अपर इंडस जो है हम सिंध को कहते हैं, लोअर इंडस हम जो है वो अपर इंडस हम पंजाब के इलाके को कहते हैं, लोअर इंडस में हमारा सिंध आता है, और कुछ हिस्सा हमारा सिंध का अपर इंडस में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये माउंटेन का सिलसिला आ रहा है, यानी कि ये देखें आप लोग हमारे पास क्या मौजूद है, जो मैंने आपको बताया, हिंदू कश है हमारे पास, हिमालय, हिंदू कश, कोहे सफेद, सुलेमान रेंजेस, खेतर रेंजेस, मुख्तलिफ रेंजेस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ मैंने आपको जो है इसके बताया कि यानी कि ना सिर्फ हमारे पास फिजिकल फीचर के लिहाज से आप देखें ना सिर्फ माउंटेन, बल्कि प्लेन, प्लेटियो, डेजर्ट के इलाके भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, ये आपको क्लियर हुआ माउंटेन का हिस्सा। अच्छा, अब इसमें देखें आप लोग क्या यहाँ क्या मेंशन हो रहे हैं, फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर हमारे पास क्या है कि आप देखें पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड 4 फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन, डेजर्ट। मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, पाकिस्तान के बारे में, हम माउंटेन के बारे में। नो फिक्स हाइट एट विच हिल बिकम्स अ माउंटेन। आप देखिए कि यहाँ पर कोई फिक्स हाइट नहीं होती, बल्कि ये हाईएस्ट लैंड कहलाता है। ठीक है, बट माउंटेन्स आर यूजुअली अबव 2000 to 3000 मीटर्स। आप देखिए तकरीबन 2000 से 3000 मीटर जो है वो बुलंद होता है, ये माउंटेन कहलाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सब माउंटेन्स लाइक द हिमालय, काराकोरम आर शार्प और पॉइंटेड। दिस मीन्स दैट इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिक, आप देखिए कि ये तमाम जो है हमारे पास क्या मेन माउंटेन कहलाते हैं। सही है, पहाड़ी इलाके हमारे पास ज्यादातर कहाँ पर आ रहे होते हैं, आप देखें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आप देखेंगे, मरी है, सवात, खागान वगैरह, ये सब पहाड़ी सिलसिले पे मौजूद है ऊंचाई की तरफ। जब हम लोग इस्लामाबाद से आगे की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, इस्लामाबाद से आप आगे की तरफ जाएंगे, मरी, सवात, खागान वगैरह वो सब पहाड़ी सिलसिले मौजूद है। अच्छा, हिल्स क्या होती हैं? माउंटेन तो आप देखें कि काफी फैले हुए होते हैं, चौड़ाई की तरफ होते हैं, और उसकी हाईएस्ट पीक भी होती है, मगर हिल्स जो है वो माउंटेन के मुकाबले में कम होती हैं ऊंचाई पे। इसमें देखें दीस आर लैंड्स अबव सी लेवल, ये जमीन से ऊपर की तरफ होती है, समंदरी साइड से ऊपर, सी लेवल से ऊपर जा रही होती हैं, बट नॉट एज हाई एज माउंटेन, लेकिन ये इतनी ऊंची नहीं होती जितने के पहाड़ होते हैं। दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन सच एज ग्रास, ट्रीज और फार्म क्रॉप्स। ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं, हम लोग आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं इस पे। तो आप देखिए कि माउंटेन के मुकाबले में ये इतनी ज्यादा अबव नहीं होती। ये क्लियर है बेटा, माउंटेन और हिल्स का क्लियर है? जी बेटा, ये क्लियर है आप लोगों का? यस मिस। ओके, और माउंटेन में मैंने आपको बताया ना कि हमारे पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट कौन सा है? काराकोरम में हाईएस्ट पीक जो है K2 नंबर 1 पर आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या आ रहा है? प्लेटियो आ रहा है। प्लेटियो क्या होते हैं? प्लेटियो टॉप की तरफ से जस्ट लाइक टेबल लैंड होते हैं। माउंटेन जो है वो नोक रखते हैं। माउंटेन और प्लेटियो में क्या फर्क है? माउंटेन नोक वाले होते हैं और प्लेटियो ऊपर से फ्लैट होते हैं, जस्ट लाइक टेबल लैंड होते हैं। दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल, ये सी लेवल से ऊंचे होते हैं। सम प्लेटियोस आर फर्टाइल, कुछ प्लेटियोस जो है बहुत ज्यादा जरखेज होते हैं, और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा पुअर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 किस्म के पाकिस्तान में मौजूद हैं। अवर कंट्री के हिसाब से आप देखें कि 2 हमारे पास मौजूद हैं, एक बलूचिस्तान प्लेटियो है, एक पटवार प्लेटियो है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग के पास प्लेटियो? यस मिस। प्लेटियो क्लियर हो गया? अच्छा, Yes, miss. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं? प्लेन्स के इलाके आ रहे हैं। प्लेन्स में हमारे पास क्या है? अपर इंडस है, लोअर इंडस है। अपर इंडस हमारे पास कौन सा है? हमारा सिंध के इलाके हैं। लोअर इंडस हमारे जो है कुछ सिंध के इलाके अपर इंडस में भी आ रहे हैं, और लोअर इंडस हमारा क्या होता है? सिंध के इलाके मेजोरिटी इसमें आ रहे हैं लोअर में, लेकिन पंजाब के इलाके क्या कहलाते हैं? वो ज्यादातर अपर में ही मौजूद हैं, लोअर में नहीं आ रहे, अपर ही हिस्से में आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको मैंने जब मैप ऑफ पाकिस्तान दिखाया था उसमें देखे हाँ पंजाब और सिंध के इलाके ही ग्रीन
थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज्यादा जरखेज होते हैं, वहां पर ज्यादा काश्तकारी की जा सकती है। पाकिस्तान क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हम ऐसी लैंड को ही ज्यादा प्रीफर करेंगे जहाँ जरखेज हो, फर्टाइल हो। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने बताया था सीरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारी बिगेस्ट है वो पंजाब है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। ना सिर्फ ये कि क्रॉप्स के लिहाज से आप देखें, बल्कि और तमाम फैसिलिटीज भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह सिंध के इलाके में भी वो सेकंड नंबर पे आ रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? ये क्लियर हो गया आपके पास प्लेन के इलाके कि हमारे जो है अपर इंडस कौन से हैं, पंजाब के इलाके हैं, और कुछ सिंध के भी हैं इसमें, और लोअर इंडस हमारा सिंध कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? डेजर्ट आ रहा है। डेजर्ट में आप देखें हमारे पास डेजर्ट में क्या कौन कौन से डेजर्ट मौजूद हैं कि थर डेजर्ट है, थर, नारा, चागी, चोलिस्तान, ये तमाम डेजर्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इसमें सबसे बिगेस्ट हमारा क्या है? पाकिस्तान का थर डेजर्ट है, जो हमारे सिंध में ही मौजूद है। डेजर्ट इलाके जो है क्या कहलाते हैं? आप देखें, दीज आर एरियाज वेयर नथिंग और ओनली टफ प्लांट्स कैन ग्रो। यहाँ पे ये ऐसे एरिया होते हैं, ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत सख्त किस्म की झाड़ियाँ वगैरह इस तमाम चीजें ग्रो की जाती हैं। देयर आर हॉट डेजर्ट, या आप देखिए कि वहां पर बहुत ये गर्म तरीन रेगिस्तान कहलाते हैं। वेयर द टेम्परेचर इज वेरी हाई ड्यूरिंग द डे, जहाँ पे ड्यूरिंग द डे आप देखिए कि गर्मी में आप देखेंगे जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी, सूरज का रेसिस का टाइम होता है, तो आप देखिए दोपहर के टाइम पर जब आप लोग जमीन पर पाँव रखते हैं तो बहुत तेजी से गर्म होती है। ठीक है। आप डेजर्ट के इलाके कैसे होंगे? बहुत सख्त तरीन गर्म इलाके कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हॉट, वहां पे जो है वहां का टेम्परेचर ज्यादातर क्या होगा? हाई होगा ड्यूरिंग द डे। लेकिन उसके मुकाबले में आप नाइट के टाइम पर देखेंगे, क्योंकि जमीन तेजी से गर्म और ठंडी हो जाती है, पानी की तरह नहीं होती है। पानी एक हिस्सा तो एक छोटे से पॉट में तो रखा हुआ नहीं है, वो तेजी से गर्म ठंडा नहीं होता, बल्कि वो 3 हिस्से पानी है पूरी वर्ल्ड में, तो वो तेजी से गर्म ठंडा नहीं होता। लेकिन जमीन जो है वो एक हिस्सा हमारे पास मौजूद है और जमीन तेजी से गर्म ठंडी हो जाती है। सही है। आप दिन के वक्त देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होता है, रात के वक्त आप देखेंगे तो वहां पर कोल्ड होता है। क्यों होता है? मौसम चेंज हो जाता है। सही है। अच्छा, अब ये इसमें देखें, ये आपके पास क्लियर है? यहाँ पर डेजर्ट का क्लियर हो गया। थर, थर, नारा, चागी, चोलिस्तान क्लियर है? सबसे बिगेस्ट यस डेजर्ट कौन मिस, सा है? सबसे बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है बेटा? यस थर डेजर्ट है। थर्ड सही है। डेजर्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? These are inland sea is completely surrounded by lands. Lakes can have either fresh or salt water. ये ज्यादातर फ्रेश वाटर इसमें मौजूद होता है झीलों में, और सॉल्ट वाटर जैसे कैंजर झील है। सही है। मुख्तलिफ हमारी झीलें भी मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास टाइम जरा शॉर्ट है, मैं क्लोज करने वाली हूँ। रिवर्स में हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है? दिस इज फ्लोइंग और मूविंग वाटर। These can be the tiny streams or mighty rivers, many kilometers wide. The water is rivers is fresh except for a short distance where they enter the sea. ठीक है। हमारे पास पाकिस्तान में कितने रिवर्स मौजूद हैं? How many rivers are there in Pakistan? There are there are 5 big rivers in Pakistan. Very good. Indus, ठीक है, Jhelum, Ravi, इंडस Chenab, रिवर्स, Satluj. रावी रिवर्स, चेनाब Very good. और Very good. झेलम और सतलुज। शाबाश, वेरी गुड बेटा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? एस्ट्रोली आ रहा है। एस्ट्रोली हम किसको कहते हैं? यहाँ पे देखें, दिस इज वेयर इंपॉर्टेंट रिवर्स वाइडर, जहाँ पे हमारे रिवर्स का बहाव कुशादा होता है ना, कि दूसरी तरफ टर्न हो रहे हैं, दूसरी तरफ गिर रहे होते हैं, तो वहां पे जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोली, एस्ट्रोली का नाम देते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे अपने पाकिस्तान में अगर हम कहेंगे एस्ट्रोली कैन मेक गुड हार्बर्स फॉर शिप, हम कह सकते हैं इजीली के सही है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी कोई खास इसकी एग्जांपल मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखें कि पंजाब का पानी, जैसे हमारा पंजाब की रिवर का पानी हमारे इंडस में फ्लो हो रहा है, तो वो जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोली, जहाँ पे चौड़ा हिस्सा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? डेल्टा। डेल्टा जहाँ पे हमारा बारीक मुख्तलिफ लाइनें जो जाती है, आप देखें, समटाइम्स व्हेन अ रिवर एंटर द सी,
इट ब्रेक्स इनटू मेनी स्मॉल रिवर्स। आप देखें कि या और कैनाल्स, तो आप देखिए कि इसमें हमारे वी शेप में मुख्तलिफ लाइन, जैसे कि जब दरिया का बहाव आप देखें समंदर की तरफ जा रहा होता है पानी, तो मुख्तलिफ हम जब पानी का बहाव हो रहता है तो वो मुख्तलिफ तरीके से निकल रहा होता है, वो बिल्कुल एक ही तरफ से फ्लो नहीं हो रहा है। कोई आप जग से पानी गिलास में तो नहीं डाल रहे हैं, बल्कि जो है दरिया का पानी जब समंदर में एंटर हो रहा है तो वो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ इसकी कैनाल्स बनी होंगी, मुख्तलिफ नालियों में वी शेप बहुत सारे आ रहे होंगे, सही। तो उस वी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। समझ में आया आप लोगों को? यस बेटा, समझ में आया? यस मिस। जी अच्छा टीचर। अच्छा बेटा, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का क्लोज हुआ है। डेल्टा में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, वी शेप का बताया है। एस्ट्रोली वी मैंने शेप्स जो होती हैं। हाँ वी शेप, मुख्तलिफ नालियां बन जाती हैं, कैनाल्स बन जाती हैं। और एस्ट्रोली का मैंने क्या बताया, जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें क्या हमारे पास जो है, मैंने आपको इसमें फिजिकल फीचर में और क्या बताया, माउंटेन, हिल्स, प्लेटियो, प्लेन, डेजर्ट, लेक्स, रिवर्स, इन सब के बारे में बताया, सही है। तो ये सब क्या है, हमारे फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर आपको समझ में आ गए? फिजिकल Yes, फीचर yes. यानी हमारे इर्द गिर्द क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अच्छा बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है इस चैप्टर में, कुछ पूछना है? ये आपके पास ये क्लियर हो गया चैप्टर? यस मिस। यस इससे टीचर। अच्छा, इससे कंसर्न मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगी, ठीक है। तो आप टीचर देखिए कि यूनिवर्सिटी पर सेंड करेंगी? जी बेटा, पीडीएफ आपको Okay, सेंड miss. की जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया था, आप कह रहे हैं वेदर एंड क्लाइमेट की पीडीएफ आपके पास नहीं पहुंची, मैं पूछ No, लूंगी miss. यहाँ पे, सर से पूछ लूंगी, तो फिर Yes, मैं miss, आप लोग sir को से पूछ उसकी भी, जी बेटा मैं उसकी भी आप लोगों को सेंड करवा दूंगी, ठीक है। ये इन दोनों चैप्टर की तो ये आप अपना कॉपी वर्क कर लिएगा इंशाल्लाह। और टीचर आप एक मेरे एक्सरसाइज ख्याल में कह तो रही आप थी जो कि रह स्कूल, गई है। जी जी एक्सरसाइज बेटा, ये आप तो पहले तो आप लोग ये आप काम कर यूनिवर्सिटी लिएगा, मैं भेजेगा आप लोग को जो काम असाइनमेंट दूंगी ना, जी 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 बेटा, यूनिवर्सिटी पे डाल बोले दिया रमन, जी जी यूनिवर्सिटी पे मैं डाल दूंगी, और आप उसमें देख लिएगा, मैं असाइनमेंट भी उस पर भेज दूंगी। असाइनमेंट आप लोगों को बाकायदा मार्क उसमें नंबर दिए जाएंगे, और वो असाइनमेंट आप बहुत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छी तरह से। आप थोड़ा सा ओके नेट से भी सर्च कर लिएगा, कुछ पॉइंट्स आपने लेक्चर के नोट किए होंगे, इन सबको मिला के आप अच्छी तरह चैप्टर को भी रीड करिएगा इंडिविजुअली, अच्छी तरह से उसका तैयार करिएगा आप, किस जो मैं आप चैप्टर में लोगों से को आएगा टॉपिक ना? दूंगी। टीचर जो असाइनमेंट होगा वो हमें कॉपी में करना होगा? जो असाइनमेंट होगा नहीं बेटा, वो सेपरेट पेज पे करना होगा, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। जो आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी ना इसके काम की, जो आपके चैप्टर का काम है, क्वेश्चन आंसर, फिलिंग स्कूल द से ब्लैंक्स मिलेगा वगैरह, हमें या असाइनमेंट? आपको ये कॉपी लेना वर्क होगा? मिलेगा। ये जी बेटा, स्कूल से लेना होगा? स्कूल नहीं से नहीं लेना बेटा, होगा आपका मिस? नहीं नहीं बेटा, यूनिवर्सिटी पे आपका मौजूद होगा, और वो ओके आपको एक फुल इसके पेपर पे सेपरेट आप लोगों को करना होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वो आप कब सबमिट करवाएं, तो फिर आप Okay. हमें सबमिट करवा दिएगा, तो फिर उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। Okay, miss. टीचर जी बोलिए, जी बेटा चैप्टर में से रमन। आएगा, इसी चैप्टर में से आएगा। बेटा असाइनमेंट तो इसी चैप्टर में से दूंगी ना, मैं जो चैप्टर आपको समझाऊंगी मैं उसी से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगी। Okay, miss. ओके इसके अलावा भी आपको जैसे कुछ नहीं समझ में आए, कुछ भी आपको पूछना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पॉइंट आप लोग इंडिविजुअली आप लोग रीड करेंगे, पॉइंट नो नोट करके मिस रखिएगा, सेंड। जी ठीक है। मिस, जो ओके, भी थैंक यू आपको सो समझ मच। में नहीं आया आप मुझसे पूछ, आप अपनी कॉपी में ना पॉइंट्स नोट कर लिया करें जब आप लोग रीड किया करें चैप्टर, कि जैसे जो चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप नेक्स्ट क्लास में आराम से पूछ सकते हैं। Okay, miss. मिस ये कॉपी में नोट करना होगा? जी जी बेटा, जो आपके पास असाइनमेंट आएगा वो सेपरेट पेज पे करना होगा, और जो पीडीएफ आएगी ना क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह की, वो आप लोगों को कॉपी वर्क करना होगा, ठीक है। ओके। असाइनमेंट सेपरेट पेज पे करना होगा क्योंकि उसके बाकायदा मार्क्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है? जी मिस। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि बेटा थोड़ा सा टीचर चेंज होती है, उसमें भी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले मिस सिफ़त ले रही थी आपकी क्लास, अब मैं ले रही हूँ, तो पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई होगी। जरा एक इंसान, बच्चे जो है एक टीचर से सेट हो जाते हैं ना, तो आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, मैं आप टीचर लोगों को बार बार कह रही हूँ कि पूछ लिएगा। जी बोले, ये बोले बेटा आप आप, या चेंज क्यों हो गई है मिस सिफ़त?
मिस इफ़त भी चेंज हो गई है और हमारी साइंस की टीचर भी चेंज हो गई है और इंग्लिश की भी मिस मुनीबा हो गई है। जी बेटा वो तो जब आप फिजिकली आएंगे तो बता देंगे, अभी हम ऑनलाइन के ले रहे हैं, ठीक है। तो ओके फिजिकली मैं ही आपकी लूंगी, वैसे इस क्लास तो मैं ही लूंगी, ठीक है। एसएसटी तो खैर मेरे पास ही आ गई है, बाकी जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा जब आप लोग फिजिकली इंशाल्लाह क्लास लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके मिस, ओके मिस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज बेटा, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टीचर गई? इसके बाद कोई और क्लास तो नहीं है ना ऐसा साइंस की? नहीं। और नहीं, इसके होस्ट महाम क्लास है? नहीं है। होस्ट महाम है?